नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 48 यानी कार्यपत्रक संख्या 48 को। यह आपकी 21 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के हमारे सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति को पढ़ना जारी रखेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे यूरोप में समाजवाद का विस्तार कैसे होता है, उसका आगमन कैसे होता है, कैसे जो समाजवाद है वो यूरोप में अपने पांव जमा लेता है। ओके, ये सब कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। इसी चैप्टर का जो पिछली वर्कशीट में पहला पार्ट हमने किया था उसमें हमने समझा था कि यूरोप में उस वक्त रूसी क्रांति से पहले कौन सी प्रमुख विचारधाराएं थी। हमने बात की रूढ़िवादियों की। रूढ़िवादी जो लकीर के फकीर थे, जो बदलना नहीं चाहते थे, जो राजतंत्र के पक्के वाले समर्थक थे। ठीक, उसके बाद रेडिकल्स की बात की। रेडिकल्स जो चाहते थे कि समाज में बदलाव हो, तुरंत हो, अभी का अभी हो, क्रांति करनी हो तो करेंगे हम। ठीक, वो थे रेडिकल्स। तीसरे थे उदारवादी। उदारवादी थे, वो भी समाज में बदलाव चाहते थे, लोकतंत्र के पक्षधर वो भी थे। ओके, लेकिन रेडिकल से थोड़े अलग थे। एक तो वो चाहते थे कि समाज में जो चेंजेज आए वो धीरे धीरे आने चाहिए, मतलब कर्मिक वे से, ऐसा नहीं कि एकदम से हम क्रांति कर दें। दूसरा, वो चाहते थे कि चुनी हुई सरकार तो हो लेकिन महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि रेडिकल चाहते थे कि सभी लोगों को एक समान वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। ओके, इनके बारे में पढ़ा और साथ साथ बात की थी हमने समाजवाद की। अब ये समाजवाद है, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। ये समाजवाद क्या है? समाजवाद एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा थी। ओके, एक सिद्धांत है ये। ठीक, अब ये समाजवाद ये मानता है कि जो समाज में अमीर गरीब के बीच में जितना भी अंतर है, उस अंतर का सबसे बड़ा कारण है वो पूंजीवादी लोग हैं। ठीक, पूंजीवादी, निजी संपत्ति, उसको ये जिम्मेवार मानते हैं कि जब तक पूंजीवादी लोग रहेंगे वो मजे करते रहेंगे और मजदूर है वो काम करते रहेंगे, मजदूर गरीब ही रहेंगे और पूंजीवादी लोग हैं वो फैलते जाएंगे। ठीक, अब ये विचारधारा ये कहती है कि अगर हमें समाज में समानता लेकर के आनी है तो समाज में जितने भी उत्पादन के कारक है, जैसे खेती हो गई, जमीन हो गई, उद्योग हो गए, वो सरकार के अंडर में होने चाहिए। लोग काम करेंगे और जैसा काम करेंगे वैसी उनको सैलरी दी जाए। इससे समाज में समानता आ सकती है। और ये जो समाजवादी होते हैं वो निजी, पर्सनल, जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है उसके ये खिलाफ होते हैं कि नहीं, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी नहीं चाहिए, जो भी है सब कुछ है वो सरकार का होना चाहिए। ओके, तो ये समाजवाद था जिसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा। अब हम बात करेंगे ये समाजवाद की विचारधारा थी, ये यूरोप में कैसे आई, कहाँ से आई और कैसे ये फैल गई। ठीक, तो इसके कई सारे कारण थे जिसके कारण ये जो विचारधारा थी वो यूरोप में फैल गई या फिर प्रसिद्ध हो गई। इसका पहला कारण जो था वो था फ्रांसीसी क्रांति। अब जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने जो 1789 में थी उसने कई सारे नए विचार दिए थे, जैसे समानता, बंधुत्व यानी कि भाईचारा, न्याय जैसे विचार दिए थे। अब ये जो विचार थे पूरे यूरोप में फैल गए क्योंकि नए विचार थे और लोगों को अट्रैक्ट किए। ओके, उनको अच्छे लगे। अब जो समानता थी वो वास्तविक तौर पर फ्रांसीसी क्रांति से कैसी समानता मिली? राजनीतिक समानता। आर्थिक तौर पर अभी भी लोग अमीर और गरीब थे। अब इसके कारण एक नया विचार निकल के आया कि आर्थिक समानता कैसे की जाए, तो नया विचार आया समाजवाद। ओके, तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने समाजवाद के प्रचार प्रसार में योगदान दिया, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने कुछ नए विचार दिए और उन नए विचारों पर आधारित कुछ और विचार पैदा हुए। उसके बाद दूसरा जो कारक था जिसके कारण समाजवाद यूरोप में तेजी से फैलता है वो सामंतवाद का कमजोर होना और नए राष्ट्र राज्यों को उदय होना। ठीक, इस दौरान जो सामंतवाद था वो यूरोप में कमजोर हो चुका था और सामंतवाद कमजोर होने के बाद नई व्यवस्था के लिए गुंजाइश रह गई थी, क्योंकि जब कोई चीज़ कमजोर होती है, पुरानी चीज़ ढहती है, तो नई चीज़ का निर्माण होता है। तो उसके कमजोर होने से भी जो समाजवाद है उस विचारधारा को बल बना। जैसे नए राष्ट्र भी बने थे, नए राष्ट्र बने तो वहाँ पर भी कुछ नए तौर तरीकों को अपनाया गया, तो नए तौर तरीकों में समाजवाद है उसका भी विकास हुआ। ठीक, यानी कि नए राष्ट्र का बनना और सामंतवाद का कमजोर होना भी यहाँ पर समाजवाद के प्रचार प्रसार का बड़ा कारण बना। अगर सामंतवाद कमजोर ना होता, ठीक, तो वहाँ पर अभी भी जो रूढ़िवादी लोग थे वो काबिज रहते, और रूढ़िवाद लोग अगर काबिज रहते तो नए विचारों को तो पनपने नहीं देते। ठीक, उसके बाद तीसरा जो कारण था वो था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ? नए नए उद्योग लगे। उद्योग लगे तो वहाँ पर एक नए वर्ग का उदय हुआ। कौन सा वर्ग? मजदूर वर्ग। अब जो मजदूर वर्ग थे इनके काम करने के घंटे तो निश्चित नहीं थे, 14-15 घंटे ये काम करते थे।
वेतन इनका बहुत कम था, इनके हालात काफ़ी ज़्यादा दयनीय थे। अब ये जो मजदूर वर्ग था, इसके कारण और जो उद्योगपति थे, उनके बीच में एक गैप बढ़ता गया। उद्योगपति फैलते जा रहे थे, उनकी इनकम बढ़ती जा रही थी, मजदूरों के हालात काफ़ी ख़राब थे। अब आगे चल के यही सबसे बड़ा कारण बनता है समाजवाद के विकास का पूरे विश्व में, क्योंकि जो मजदूर थे, उन्हें लग रहा था कि मेहनत हम करें और हमारी मेहनत का पैसा है वो इन पूंजीपतियों के पास जा रहा है। उसी वक्त जो समाजवाद था उसका विकास हो रहा था, तो ये विचारधारा जो श्रमिक थे उनको अच्छी लगी कि समाज में समानता लाई जा सकती है, आर्थिक समानता लाई जा सकती है। कौन लेके आएगा? समाजवादी विचारधारा लेके आएगी। तो इससे भी इस समाजवाद के प्रचार प्रसार को बल मिला, विशेष तौर पे जो श्रमिक वर्ग थे उनमें। चौथा जो इसका कारण था वो था व्यापार और मध्यम वर्ग का उदय, कि इस दौरान व्यापार का विस्तार हुआ। जब व्यापार का विस्तार हुआ तो मध्यम वर्ग है वो मुख्य तौर पे व्यापारिक थे, उनके पास पैसा आया, और ये जो मध्यम वर्ग था ये पढ़ा लिखा वर्ग था। तो इसने भी नए विचारों को अपनाया और समाज में बदलाव के बारे में सोचा। जब बदलाव के बारे में सोचा तो उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो आइडियोलॉजी चल रही थी वो समाजवादी था, तो उसको इन्होंने आसानी से अपना लिया। और बाद में आगे जो झंडा बुलंद करके चले थे रूसी क्रांति के दौरान, तो श्रमिक वर्ग के साथ साथ यही मध्यम वर्ग भी था, ओके, जो बदलाव चाहता था। तो इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जैसे फ्रांसीसी क्रांति में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वैसे ही रूस में भी जो मध्यम वर्ग था उसकी एक इम्पोर्टेंट भूमिका रही थी। उसके बाद नेक्स्ट जो रीज़न है वो विज्ञान की नवीन खोज और यातायात के साधनों में विकास। यातायात के जो साधन थे उनमें विकास हो, चाहे विज्ञान की खोज हो, इससे भी लोगों में आपसी कनेक्टिविटी बढ़ी। ओके, आपसी कनेक्टिविटी बढ़ी, एक देश के विचार है वो दूसरे देश में पहुंच पाए। जैसे प्रिंट कल्चर की बात कर लें, उसके कारण लगा लीजिए, ओके, यातायात के साधन थे वो विकसित हुए, तो एक देश से दूसरे देश में आना जाना आसान हो गया। ओके, देश के एक भाग से दूसरे भाग में कनेक्ट होना आसान हो गया। इससे भी समाजवाद का विचार है वो एक देश से दूसरे देश में तेज़ी से फैला। अदरवाइज हो सकता है कि ऐसा ना होता तो ये समाजवाद का विचार है वो कुछ इलाकों में ही सीमित रह जाता। उसके बाद है फिलोसफर्स यानी कि दार्शनिकों का योगदान। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, हीगल जैसे जो समाजशास्त्री थे, दार्शनिक थे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए उस दौरान, और उनका विचार था कि समाज में अगर बदलाव लेके आना है तो उसके लिए क्रांति अनिवार्य है, और उसके लिए उन्होंने सबसे अच्छा जो मार्ग बताया वो था समाजवाद, समाजवादी समाज। तो इनके जो विचार थे उससे भी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और इससे भी समाजवाद को बल मिला। तो ये काफ़ी सारे कारण हो जाते हैं, फ्रांसीसी क्रांति, सामंतवाद का कमज़ोर होना, औद्योगिक क्रांति और मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय, यातायात के साधनों का विकास और दार्शनिकों के विचार। तो ये कारण थे जिसके कारण यूरोप में ये विचारधारा तेज़ी से फैलती है। अब हम बात करेंगे कि ये विचारधारा अपने पैर कैसे जमाती है, कि यहाँ तो हमने समझ लिया कि फैलती कैसे है, उसके बाद ये कि पैर कैसे जमा लेती है, अपनी जड़ें जमा लेती है यूरोप में। तो 1870 के दशक में अगर बात की जाए तो 1870 तक समाजवादी विचारधारा जो थी वो लगभग पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। ठीक, यानी कि हर किसी को पता चल चुका था कि एक ऐसी विचारधारा है और अगर ऐसा किया जाए तो हो सकता है समस्याएं खत्म हो जाए श्रमिक वर्ग की, गरीब निर्धन लोग हैं उनकी। ठीक, अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए उन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। उसके बाद क्या किया, जो समाजवादी लोग थे उन्होंने कि सभी देशों में कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या मिलकर के प्रयास करें कि समाज में बदलाव आए। तो इसके लिए उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था द्वितीय इंटरनेशनल। इंग्लैंड, जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवनी और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए। अब इसी संस्था की देखा देखी क्या हुआ, जर्मनी, ब्रिटेन हो चाहे वो फ्रांस हो, यूरोप के ज़्यादातर देशों में जो मजदूर थे उन्होंने अपने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए कि अगर बदलाव लेके आना है तो बदलाव हमें ही लेकर के आना होगा। तो ये किसका प्रभाव था, समाजवादी विचारधारा का ही प्रभाव था। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों ने गहरे रिश्ते बना लिए और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे, यानी कि इन्होंने अपने राजनीतिक दलों का भी गठन कर दिया था जो इनकी विचारधारा को समझते थे, उनको बढ़ावा देते थे। 1905 तक समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने ब्रिटेन में भी एक लेबर पार्टी बना ली, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बना ली। ओके, यानी कि उन्होंने धीरे धीरे सभी देशों में राजनीतिक दलों का भी गठन करना शुरू कर दिया। हालांकि 1914 तक यूरोप में
समाजवादी पार्टी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही थी, लेकिन कानून बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और साथ ही साथ इनका जो सपोर्ट था, समर्थन था, उसमें वृद्धि होती रही थी, बढ़ोतरी होती रही थी और ये जो विचारधारा थी ये और ज़्यादा प्रसिद्ध होती गई थी। सरकार में रूढ़िवादियों, उदारवादियों, रेडिकलों का ही हालांकि दबदबा बना रहा था 1914 तक, क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी विचारधारा थी वो फेल तो रही थी, लेकिन समाज के सभी तबके थे वो अभी तक इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड है कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें दिए गए टोटल 4 क्वेश्चंस। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया कि यूरोप में समाजवाद के विस्तार में सहायक कारकों की सूची बनाई। जो ऊपर वर्कशीट में दिए गए वहीं हमें लिखना है कि यूरोप में समाजवाद का जो विस्तार हुआ था तो उसमें किन कारकों ने सहायता दी। तो पहला फ्रांसीसी क्रांति की विचारधारा थी, जैसे समानता का विचार दिया गया था। तो समानता वो तो राजनीतिक समानता थी, उसी विचार को आगे बढ़ाया गया कि आर्थिक तौर पर भी लोग समान होने चाहिए, तो इससे समाजवाद को बल मिला। दूसरा, सामंतवाद का कमजोर होना। सामंतवादी कौन थे? रूढ़िवादी थे, जो लोकतंत्र के खिलाफ थे और नए विचारों के खिलाफ थे। अब सामंतवादी ही कमजोर हो गए तो इससे भी नई विचारधारा है वो तेजी से फैली। अगर सामंतवादी होते तो शायद ऐसी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार आसानी से नहीं हो पाता। तीसरा जो कांड था, औद्योगिक क्रांति और मजदूर वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति होती है, उसके साथ साथ नए मजदूर वर्ग का उदय होता है और यही मजदूर वर्ग होते हैं जो सबसे ज़्यादा पीसे जाते हैं, इनका सबसे ज़्यादा शोषण होता है और ये बाद में समाजवाद की विचारधारा उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और क्रांति के झंडे को बुलंद करते हैं। मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का भी एक महत्वपूर्ण रोल था, भूमिका थी समाजवाद के प्रचार प्रसार में, क्योंकि ये पढ़ा लिखा तबका था और ये भी समाज में बदलाव चाहता था। दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिक जैसे हमारे कार्ल मार्क्स हो गए, हीगल हो गए, ओके, इनका भी बड़ा प्रभाव था क्योंकि ये समाजवाद के समर्थन में थे और इनके विचारों को उस वक्त अच्छी खासी मान्यता मिली थी। तो ये थे कुछ कारण जिसके कारण समाजवाद है वो यूरोप के कोने कोने में पहुंच जाता है। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा प्रश्न रहेगा, यूरोप में समाजवाद के विस्तार में औद्योगिकीकरण की भूमिका का विश्लेषण करना है कि यूरोप में जो समाजवाद फैला था उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या भूमिका थी, ये हमें बताना है। तो यूरोप में औद्योगिकीकरण के बाद एक नए वर्ग, कौन से वर्ग? श्रमिक वर्ग का उदय होता है। ठीक, श्रमिकों के काम करने के घंटे निश्चित नहीं थे, 12 से 14 घंटे उनको काम करना होता था, वेतन कम था, उनकी हालात काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी और धीरे धीरे यही श्रमिक वर्ग समाजवाद के विचार की तरफ आकर्षित हुआ और रूसी क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिक क्रांति है, उसका समाजवाद के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान था, क्योंकि समाजवाद है सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ हुआ? श्रमिक वर्गों के बीच में, ओके। और ये श्रमिक वर्ग कहाँ से आए? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। तो इनका आपस में एक अप्रत्यक्ष संबंध रहा है। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा प्रश्न दिया गया। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, समाजवाद के बारे में कार्ल मार्क्स के विचारों को हमें अपने शब्दों में लिखना है। ठीक, खुद के शब्दों में। तो कार्ल मार्क्स एक सामाजिक विचारक थे जो समाजवाद के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, यानी कि सामाजिक विचारक कह लीजिए, दार्शनिक थे और वो समाजवाद के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उन्होंने तर्क दिया कि उद्योगपति और पूंजीपति, उनका जो तर्क था, तर्क क्या था कि उद्योगपति और पूंजीपति जो उत्पादन के कारकों के मालिक है, यानी कि उन्हीं के पास ही जमीनें हैं, उन्हीं के पास ही कारखाने हैं, ओके, ये श्रमिकों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के कारण मुनाफा कमाते हैं, जबकि श्रमिक है वो बेचारे पीसे जाते हैं, मारे जाते हैं। ठीक, यानी कि उनके हालात में कोई सुधार नहीं होता। ये विचार किन्होंने दिया? सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दिया था। उन्होंने ये कहा कि मेहनत आप कर रहे हो और खा रहे हैं कौन? जो पूंजीपति है। यानी एक तरीके से लोगों को मोटिवेट कर लीजिए या फिर उनको भड़काया क्रांति के लिए। उनके अनुसार केवल समाजवाद द्वारा ही समाज में समानता लाई जा सकती है। उनका यह भी मानना था कि अगर समाज में समानता चाहिए तो इसका एक ही रास्ता, वो है समाजवाद। समाजवाद से ही समानता आ सकती है और उनके अनुसार श्रमिक वर्ग इस बदलाव को लेकर के आएगा और उनका यही मानना था कि ये बदलाव कौन लेके आएगा? श्रमिक वर्ग है, वही क्रांति करेगा और उसी के कारण बदलाव आएगा। तो ये थे कार्ल मार्क्स विचार। इसमें आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो, कार्ल मार्क्स थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, समाजवादी विचारों का यूरोप में किस प्रकार फैलाव हुआ, व्याख्या कीजिए। ओके, हालांकि ये पहले प्रश्न की तरह ही है तो भी हमें थोड़ा सा डिटेल में बताना है। समाजवादी जो विचार थे 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में फैले थे। ठीक,
1870 के आसपास से ये ज़्यादा मजबूती से फैले थे। समाजवादियों ने समाजवाद के प्रचार प्रसार के लिए और आपसी तालमेल के लिए सेकंड इंटरनेशनल जो संस्था है उसकी स्थापना की सबसे पहले। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस आदि देशों में समाजवादी दलों की स्थापना की गई। धीरे धीरे इन दलों का समर्थन बढ़ता गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये जो समाजवाद है वो पूरी यूरोप में फैल जाता है। ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन काफ़ी ईजी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।